नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। बंगाल विधानसभा के अंदर हंगामे की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष और अन्य विधायकों की विधानसभा के मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। इस टकराव में शंकर घोष को चोटें आईं। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने विपक्षी नारेबाजी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण में बाधा डालने के लिए बीजेपी व्हिप चीफ को सदन से निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार सबसे पहले विधानसभा में हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने विपक्ष के व्हिप चीफ शंकर घोष को नारेबाजी और मुख्यमंत्री के भाषण में बाधा डालने के कारण निलंबित कर दिया, लेकिन शंकर घोष ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। आइए सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। शंकर घोष के बाहर जाने से इनकार करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें सदन से बाहर ले जाने का निर्देश दिया। इस दौरान बीजेपी विधायकों और मार्शलों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते देखते धक्का मुक्की हाथापाई में बदल गई। इस झड़प में शंकर घोष के चोट होने के तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर, जो कि कंसल्टिंग एडिटर है। आइए इनसे बात करते हैं। रमेश जी, क्या कुछ रहा बंगाल विधानसभा के अंदर, ये झड़प क्यों हुई, थोड़ा बताइए। देखिए, बंगाल विधानसभा का 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। कुछ ऐसे मुद्दे उठ रहे थे जमीन पे और आगामी चुनाव को लेके, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था एसआरआई का मुद्दा, जो पूरे देश में बिहार से निकल के गर्म हुआ है, वो बंगाल तक ना पहुंचे। इन पे विमर्श करने के लिए पूरा सत्र बुलाया गया था। कल खत्म होना था, लेकिन कल एक सरकारी छुट्टी थी, वहाँ का एक पर्व होता है, तो उसके वजह से उसको आज बढ़ाया गया। और आज क्या था, फाइनल सेशन था। फाइनल सेशन में पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से बात होनी थी, और लेकिन इसी बीच में बीजेपी के जो मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने उनकी कुछ आपत्ति थी, जो मुद्दे जिस पे विमर्श होना था, उन्होंने उस पे तीखी बहस शुरू कर दी। जब तीखी बहस शुरू हो जाती है, तब विधानसभा अध्यक्ष ने अपने जितने भी मार्शल्स वगैरह जो सुरक्षा कर्मी थे, उनको रोकने की कोशिश करी। शुरुआती अगर आप विजुअल्स वगैरह देखो तो उनको रोकने की कोशिश करी है। शंकर घोष, जिनको चोटें आई हैं, तो उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाइएगा, आपको कार्रवाई में नहीं बैठना तो आप बाहर चले जाइएगा। लेकिन स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई, फिर एक महिला इनकी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी आ जाती हैं, उन्होंने भी अनाप शनाप कहना शुरू कर देती हैं। तो फिर जब बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, शुभेंदु अधिकारी भी आ जाते हैं, फिर धक्का मुक्की होने लगता है। तो उसके बाद में किसी के चश्मे टूटते हैं, किसी के झापड़ भी पड़ता है, कोई नीचे भी गिर जाता है, कोई क्या। और यही नहीं कि भाई इसमें विपक्ष के जो विधायक हैं या उनके लोग हैं, वही घायल हुए हैं। मार्शल और सुरक्षा कर्मी जब बचा रहे थे, तो दोनों तरफ से चीजें हुई हैं। हालांकि मामला जा चुका है और दोनों पक्षों से लिखित में शिकायतें भी गई हैं, जो अभी चीजें सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन आप आलोक के पूरे सिनेरियो को अगर आपसे देखो, तो क्या तस्वीरें सुखद हैं? हिंदुस्तान के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए सुखद नहीं हो सकती है। इससे लोकतंत्र की हत्या होती है। हालांकि ये तो शब्द जो नेता है वो अपने मुख से बोलते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग जर्नलिस्ट भी इस बात को कहते हैं। वास्तव में इन माननीयों की हरकतें जो हैं, वो हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। भाई, ये विधानसभा है, वहाँ सत्र आपका चल रहा है, ये काम तो आप दिन रात रोड पे करते हो, सड़क पे करते हो। कम से कम इस तरह की चीजें हैं, सदन को आप छोड़ दो। लेकिन वही है, ये लोग लेकिन रमेश जी, इसमें ये देखा गया विधानसभा में आज कि ममता बनर्जी बीजेपी को चोर बता रही हैं, मोदी को चोर बता रही हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये ममता बनर्जी के ही आरोप नहीं है। अगर आप यूपी से अगर जाइए केरल तक, केरल से कर्नाटका तक जाओगे, कर्नाटका से आप पंजाब से, कोई भी स्टेट अगर आप जब जाओगे, तो वहां के विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं,
जब एसआईआर का मुद्दा उठा, उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से करी, तो उन्होंने क्रिमिनल दस्तावेजों का एक जो ढेर प्रेस के सामने, देश के सामने रखा। उसके बाद में सब लोगों ने इनको प्रधानमंत्री को, सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेके उनको वोट चोर कहने लगे हैं। तो उसी कड़ी में जो आज जो हुआ, उसकी चीजों को निंदा करने के लिए, या उनसे कहो कि बहुत ज्यादा नाराज ममता बनर्जी दिखी, तब उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि वास्तव में ये जो सब हो रहा है, उन्होंने वोट चोर के बाद 2-3 लाइनें और जोड़ी हैं। उन्होंने कहा ये जो हंगामा किया जा रहा है मुख्य सचेतक के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो भाजपा के लोग हैं वहां पे, ये इस समय जो वोट चोरी का मुद्दा उठ चुका है उसको दबाने के लिए, एसआईआर का मुद्दा जो उठ चुका है उसको दबाने के लिए, और जैसे बिहार आज बंद किया गया है, कांग्रेस के भी नेता यही बोल रहे हैं कि आज का जो माहौल है, पूरा भारत एसआईआर के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे जाग चुका है। उस डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए और मुद्दे को ठंडा करने के लिए, यूं कहे कि मुद्दे को बिल्कुल हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं। ये विपक्ष के पूरी तरीके से आरोप आज बिहार में जो बंद है उस पर भी लगाया गया है, और जो आज जो सुरक्षा कर्मियों, मार्शलों के बीच में जो नेताओं की जो धक्का मुक्की विधानसभा बंगाल में हुई है, तो ये लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ रमेश ठाकुर जी, जो कह रहे थे कि जो भी बंगाल विधानसभा के अंदर हुआ है, वो ये जो हंगामा है वो शर्मसार है, देश को और दुनिया को ये दिखाता है कि बंगाल विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे ना होने और खराब पड़े रहने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह कदम मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 7-8 महीनों में करीब 11 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। राजस्थान में पिछले 7 से 8 महीनों के दौरान पुलिस हिरासत में 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता का गंभीर विषय बन गया है और अदालत ने तुरंत सुओ मोटू जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच का आदेश दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 2020 में साफ आदेश दिया था कि देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। ये कैमरे नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस होने चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी तय किया कि फुटेज कम से कम 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाए, ताकि हिरासत में हुई यातना और मौत की जांच में किसी तरह की बाधा ना आए। अदालत ने यह भी दोहराया कि जिन मामलों में गंभीर चोटें या हिरासत में मौत होती है, वहां पीड़ित या उनके परिजन सीधे मानवाधिकार आयोग या अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इन संस्थाओं के पास पूरा अधिकार होगा कि वे संबंधित थाने से सीसीटीवी फुटेज मांग सकें। इससे जांच निष्पक्ष बनेगी और पुलिस पर निगरानी भी मजबूत होगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए जुड़ रहे हैं अधिवक्ता पंकज शर्मा जी। पंकज जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि सभी थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो दुरुस्त किए जाएं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हाँ सर, मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस ऑर्डर की आवश्यकता कहाँ से शुरू होती है। जी सर, इस ऑर्डर की आवश्यकता जो शुरू होती है कि जो मानव अधिकार और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन जी पुलिस द्वारा किया जा रहा था। जी जैसे हम अपने अधिकतर केसों में भी देखते हैं कि पुलिस थाने में दी गई स्टेटमेंट जी वो कोर्ट में आके 164 सीआरपीसी में जब वो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट देता है मजिस्ट्रेट के सामने, या 244 सीआरपीसी में अपने बयानों के अंदर देता है, तो बहुत ही बड़ा विरोधाभास इसके अंदर हम लोगों को वहां पर मौजूद मिलता है। जी और सर, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के साथ प्रताड़ना पुलिस थानों में जी पुलिस द्वारा की जा रही है, जी जिसमें हत्या से लेके बलात्कार तक की घटनाएं भी शामिल हैं, जो आप न्यूज में अधिकतर आप देखते होंगे। मुझसे अच्छा आप जानते हैं कि आप पत्रकार हैं, आप इस फील्ड से संबंधित व्यक्ति हैं। तो सर, इसलिए सबसे पहले इसकी आवश्यकता सन 2015 में के वासु वर्सेस स्टेट जी ऑफ वेस्ट बंगाल जी इस केस के अंदर 11 दिशा निर्देश जो है निर्धारित किए गए, जिनके अंदर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के सभी अधिकार, चाहे वो सड़क पे गिरफ्तार किया गया हो, उसके घर पे गिरफ्तार किया गया हो, या थाने में बुलाकर गिरफ्तार किया गया हो। इसके अंदर सर ये जो सीसीटीवी वाला पहलू जो आया, वो इन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत एक पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा
स्थापित किया पंकज जी, गया था। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्या ज़रूरी नहीं है शुरू से ही जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर सीसीटीवी पहले से दुरुस्त हो, इस तरह का जजमेंट ही ना आना पड़े? इसको लेके क्या कहेंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से जो अपने डायरेक्शन पास करता है, रिव्यूज लेता है। 2000 जी। ये आपका 20 में इसने फिर रिव्यू लिया सुप्रीम जी, कोर्ट जी, द्वारा जी, जो जी। है सन 2020 में 16/9/2020 को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू लिया था। जी। तो उसमें पता लगा कि केवल 14 स्टेट जो है फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो भी वो नाम मात्र में कर रहे हैं। सही कि बात। बस एक सिंपल सा उन्होंने एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया, जी। यहाँ सर वी आर अनेबल विद सीसीटीवी कैमराज। जी। तो उसका कितने थाने हैं ये नहीं बताया, जी। कितने पुलिसकर्मी है, कितनी जगह इनकी अरेस्टिंग जो लोकेशन है, कुछ भी जी। नहीं बताया। जी। एक रैंडम सा एफिडेविट इन्होंने फाइल कर दिया। जी, जी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी याचिकाएं मानव अधिकार से संबंधित, जी। लोगों के साथ जो प्रताड़ित व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 में जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करते हैं। अनुच्छेद 226 है जिसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस आती हैं। जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है सुओ मोटो में खुद ही इसका कॉग्निजेंस लेना जो है उचित समझा जी। सुप्रीम कोर्ट ने। पंकज जी, जैसे जी। आप अदालत में रहते हैं, आप एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो पुलिस है उससे प्रताड़ित कई लोग आते हैं, और अगर उनके पुलिस के खिलाफ कुछ याचिका दायर करनी है तो कोई सबूत नहीं मिल पाते हैं, सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं है, कोई बेगुनाह को भी ये लोग 3rd डिग्री दे देते हैं। हाँ सर, बेगुनाह क्या, मैं अभी रिसेंटली आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। थाना विजयनगर का इंसिडेंट है। जी। एक सीनियर एडवोकेट है विपिन कुमार, जो हमारे गाजियाबाद कोर्ट में विधि व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं लगभग 20-25 वर्षों से। जी। वो अपने एक मुवक्किल के साथ, छुट्टी वाला दिन था, जी। तो थाने परिसर में चले गए। पुलिस जी। ने इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई की। पिछले 7 दिन से यहाँ पे जो है अधिवक्ता लोग हड़ताल पर बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। जी। जी। कोई एविडेंस नहीं है हम लोगों के पास। जी। हम डिमांड कर रहे हैं तो पुलिस दे नहीं पा रही है। जी। तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा सर, बताइए, वो अपनी बात कैसे रख पाएगा? ठीक बात है। इसलिए बहुत जरूरी है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डायरेक्शंस, और इनको इतना ज्यादा टाइट लिया है कि सभी एसएचओ जिम्मेदार होंगे इसके लिए। और जी, ये बहुत सर महत्वपूर्ण विषय है जी। जी। कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि केवल इसके बारे में बात करके छोड़ दिया जाए। जी। जी। इसका होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे नए जो BNSS हमारा इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने, गवर्नमेंट जी। ने, तो उसके अंदर पहले क्या होता था सर कि गिरफ्तारी करते समय ऑडियो और वीडियो जी। में भी किया जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन अब इन ऑर्डर से सर क्या होगा कि इन्हीं माध्यम से किया जाना जी। मैंडेटरी हो जाएगी, आवश्यक हो जाएगा। बिल्कुल। और ये सर बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। आप जुडिशरी के हमारे हालात जानते हैं बिल्कुल। कैसे हैं। उत्तर प्रदेश जुडिशरी के 20-30 साल लग जाते हैं, मुकदमा वहीं का वहीं पड़ा हुआ रह जाता है, जी। डिसाइड नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता सर? एविडेंस नहीं है। जी। मोस्टली मेरे केसों में सर DVR जैसी जो इम्पोर्टेंट हमारा वो है एविडेंस, प्राइम एविडेंस, वो जी। गायब है। अभी रिसेंटली मेरे एक क्रॉस एग्जामिनेशन में डिप्टी SP है श्री गोरखनाथ यादव जी, जी। जी। तो उन्होंने एक DVR गायब कर दिया सर। बिल्कुल। जांच सही। बैठी उनके खिलाफ, माननीय न्यायालय ने जांच के आदेश कर दिए। जी। 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 जी, तो बताइए पंकज सर। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता पंकज शर्मा जी, जिनका कहना है कि जो SC ने संज्ञान लिया है बिल्कुल ठीक है। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में ED के सामने अब भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन को पेश होना होगा। वे इस मामले में फंसने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। उनसे पहले सुरेश रैना, युवराज सिंह और हरभजन सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है। क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने एक बैटिंग ऐप के प्रमोशन मामले में बुलाया है। ये मामला 1xBet नाम के ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। आरोप है कि धवन ने सोशल मीडिया पर इस ऐप का प्रचार किया था। ED ये मानना और जानना चाहती है कि इस प्रमोशन में उनकी क्या भूमिका थी, इसलिए उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। प्रमोशन में उनकी क्या भूमिका थी, इसलिए उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने SIR के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन पूरा कर लिया है और अब चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि बिहार में इस बार 2 या 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग धार्मिक त्योहारों के बाद ही चुनाव की तारीखें तय करेगा, इसलिए दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा होगी, जबकि मतदान की तारीखें छठ
पूजा के बाद रखी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक मतदान नवंबर महीने में होगा और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना की जा सकती है। वहीं आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर की हेडलाइन से पहले बिहार में पूरे चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक्सप्लोजिव बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात हुआ बड़ा धमाका। बुधवार रात करीब 12:30 बजे महाराष्ट्र के नागपुर जिले बाजार गांव के पास एक और विस्फोटक कंपनी में विस्फोट हुआ, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों को नागपुर के विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतवासी कभी भी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां पूजनीय और संस्कारों की पालक होती है। पीएम मोदी की मां के संस्कारों का ही असर है कि वे देश की माताओं और बहनों के लिए उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, पीएम आवास जैसी कई योजनाएं चला रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माताओं का जीवन आसान और सम्मानित हुआ है और भारत में मां का स्थान सर्वोच्च है और हमेशा रहेगा भी। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां के संघर्ष से प्रेरणा लेकर देश के लिए काम किया है और देश की माताओं का सम्मान सदैव बनाए रखा है। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है और शोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवति, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाढ़ के दौरान भारी मात्रा में लकड़ी के लट बहते देखे गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई हुई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि ये सिर्फ प्रकृति आपदा नहीं बल्कि मानव जनित संकट भी है। साथ ही कोर्ट ने सभी प्रभावित राज्यों से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है और केंद्र सरकार से भी इस मामले में सक्रिय होने को कहा गया है। वहीं पंजाब में हालात बेहद खराब है। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई गांव डूब गए हैं और लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्र से अटकी हुई राहत राशि की मांग की है और किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की योजना भी बनाई है। इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।